तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग HCF फाइंड करते हैं, ये सीखा था। और कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में इरैशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं वो सीखा था। इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं, कैसे करते थे याद करो एक बार, कि हम लोग ना उसको एक्चुअली उल्टे तरीके से प्रूव करते थे। उल्टा तरीका मतलब जैसे हमें इरैशनल प्रूव करना है तो उसको हम लोग ये दिखा देते थे कि ये रैशनल नहीं है। इरैशनल प्रूव करने के लिए क्या दिखाते थे कि रैशनल नहीं है तो भाई ये रैशनल ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रूव किया था, और ये भी प्रूव किया था कि √2 इरैशनल नंबर होता है। आज हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से रिलेटेड है, उसी की तरह है। इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए कहा गया है। एग्जाम्पल है, देखो, एक एग्जाम्पल मैं करता हूं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग करोगे सॉल्व। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरैशनल। देखो, अब √2 + √3, ये एक √2 अपने आप में एक इरैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और √3 भी अपने आप में एक इरैशनल नंबर है, ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो दो इरैशनल नंबर्स हैं, √2 और √3, इनको ऐड किया गया है तो जो आंसर होगा वो भी इरैशनल ही होगा। मतलब दो इरैशनल नंबर को ऐड करने पे आंसर जो है वो इरैशनल आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करने पे आंसर ऑलवेज इरैशनल ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखो रफ में करके दिखाता हूं। 5 + √2 एक इरैशनल नंबर है, और 3 - √2 ये भी एक इरैशनल नंबर है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, है ना, ऐड करने पे। ये भी एक इरैशनल नंबर है और ये भी एक इरैशनल नंबर है, बट दोनों को ऐड करने पे आंसर 8 आ रहा है। तो दो इरैशनल नंबर्स को, ये एक इरैशनल, ये दूसरा इरैशनल नंबर है, दो इरैशनल नंबर को ऐड करने पे आंसर जो है वो रैशनल भी हो सकता है। अच्छा, एक और इसका दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे √2 है और दूसरा मैंने ले लिया 3 √2। √2 एक इरैशनल नंबर है और 3 √2 भी एक इरैशनल नंबर है। √2 इरैशनल है तो 3 √2 भी इरैशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 4 √2, जो भी एक इरैशनल नंबर है, जो कि एक इरैशनल नंबर है। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि भाई दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में √2 + √3 हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल होगा। मतलब हमें बोल दिया गया भाई इरैशनल है, तुम इस बात को प्रूव करो। तो प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात यहां समझना जरूरी है कि √2 भी इरैशनल है और √3 भी इरैशनल है, और दोनों का सम इरैशनल है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रोसेस बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रोसेस यही है। अब इसमें देखो, इस चैप्टर में ना ये सारी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मैकेनिकल है। मतलब आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन आपने कर लिया सॉल्व, तो दूसरा भी वैसे ही होगा, मोर और लेस। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो वैसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में अगर आ गया तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन बाकी भी आप वैसे आसानी से कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं और दूसरा एक एग्जांपल आप लोगों से करवाऊंगा, तो देखना आपको याद आएगा कि अच्छा ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, बस रिपीट हो रहा है सब कुछ। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो, इसको हम सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सबसे पहली बात कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं प्रूव करने के लिए, जो तरीका हम अपना रहे हैं ना, वो तरीका कहलाता है यहाँ पर कंट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड। प्रूव करने के तरीकों में ये एक तरीका होता है कंट्राडिक्शन मेथड। और वो कंट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि आपको प्रूव करना है इरैशनल, है ना,
आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप ऐसा करो कि इसको प्रूव कर दो कि ये रैशनल नहीं है ना? समझ रहे हो? मतलब ये है कि अगर आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो ये आप प्रूव कर दो कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम एक बात मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए मान लो कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। मान लो ऐसा, ऐसे बीच वाला भी हो सकता है, कुछ अच्छे बुरे भी हो सकते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छे एंड बुरे। लेकिन हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल, मतलब दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ये अच्छा आदमी है, तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि वो बुरा नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो अच्छा आदमी है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही है यहाँ पर कि हम मान लेते हैं दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर में। और हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये रैशनल नहीं है, तो पक्की बात है कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम तो ये इसमें किया जाता है कि लेट √2 + √3 बी रैशनल। पहले मान लेते हैं हम कि ये रैशनल है और बाद में दिखा देंगे कि नहीं है। ठीक है, अगर ये रैशनल है देन √2 + √3 कैन बी रिटन एज, √2 + √3 कैन बी रिटन एज। ठीक है, इसको चाहो थैंक तो यू। तुम, रैशनल है तो तुम इसको चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, सीधा पी लिख दो यहाँ पर, देन ये वेयर पी इज रैशनल, वेयर पी इज रैशनल। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर √2 को तुम लिख सकते हो p - √3, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। √3 को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये यहां पर आपके दिमाग में आ सकता है कि p/q क्यों नहीं लिया है। ठीक है, तो p/q ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन p/q अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है, तो p/q को ही मैंने बोल दिया भाई चलो ये p है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप p/q लेकर के करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर √2 + √3 जैसा, मतलब दो नंबर्स का सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस तरह के सिचुएशन में अगर आप खाली जो p/q की जगह p ले लो या x ले लो या y ले लो, कुछ भी, तो उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर p लिया हुआ है। p मतलब यहाँ रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ओके, √2 हो जाएगा p - √3। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड से, देखो बच्चों क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर तो आपको पता है 2 होता है, और p - √3 का स्क्वायर क्या होगा, p² +3 और -2ab, a² + b² -2ab, ये हो गया, है ना? ओके, अब यहां से ये 2p√3 जो राइट हैंड साइड में है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूं, तो उससे देखो आपको क्या मिलेगा, -2p√3 था, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, ये 2 3 से माइनस हो जाएगा, तो p² +3 - 2, और यहाँ से 2p√3 इज इक्वल टू हो जाएगा p² +1, और यहाँ से √3 की वैल्यू क्या होगी, p² +1/2p। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से p² +1/2p, है ना? अब देखो ध्यान से, हियर p² +1/2p इज रैशनल। अब यहां पर भाई ये रैशनल क्यों हो जाएगा, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या कहा था, p क्या है, रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया था, √2 + √3 को हमने कहा था p है, और p एक रैशनल नंबर है। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि p² +1 क्या होगा, रैशनल होगा ऑब्वियसली। अगर p रैशनल है तो रैशनल का स्क्वायर करने पे रैशनल ही आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी रैशनल ही आएगा, और उसको अगर 2 टाइम्स रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो होल आंसर जो आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। और ऑब्वियसली p 0 नहीं है, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि √2 + √3 0 थोड़ी हो सकता है, √2 + √3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो p तो 0 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो p
कोई भी रैशनल नंबर है बट जीरो नहीं है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो रैशनल ही रहेगा, उसमें वन ऐड करेंगे तो भी रैशनल ही रहेगा, उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल ही रहेगा, और दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल ही रहेगा। तो अब यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, इतना सब कुछ जोड़ गुना जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है √3, और राइट हैंड साइड में आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 1/2p, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है √3 और राइट हैंड साइड में आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो राइट हैंड साइड तो इसका रैशनल है, बट √3 इज इरेशनल, √3 इज irrational, which contradicts our assumption, our assumption that √2 plus √3 can be written as p rational number, है ना। सर कशिश बदौला ने आपको कर दिया सर। फ्रॉम एज म्यूटेड यू। सर कशिश बदौला ने आपको म्यूट कर दिया। किसने म्यूट कर दिया भाई? Sir, you are muted. Yes sir, you are muted. अरे कौन म्यूट करता भाई, कौन म्यूट कर दिया मुझे, किसने मुझे म्यूट कर दिया था? अरे कशिश बदौला। देखो ध्यान से सुनो आशीष, ऐसे नहीं करना है। सुनो, हमें ये इरेशनल प्रूव करना था, तो मैंने आपको जो पूरी पहले कहानी बताई थी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि हमें अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल है, और बाद में ना जो अज्यूम किया हुआ है उसमें कोई सा लोचा लगा करके ये कह देंगे कि भाई हमने गलत अज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमने सबसे पहले √2 प्लस √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले हम उसको रैशनल मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में बैठ चुका होगा कि p/q होता है रैशनल, नहीं ऐसा नहीं है। हम p/q को खाली p ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, p/q को p भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप p/q भी लिख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने इसको p लिया हुआ है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो, है ना, दो रूट में लिखा हुआ है सम, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ध्यान से सुनना बच्चों, बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, सारे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, मैथमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं प्रूव करने के लिए। कैसे मैनिपुलेट करेंगे भाई, तो √2 को रखो राइट लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में ये √3 को शिफ्ट कर दो। तो उसके बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2p√3। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और 2p√3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो उससे आपके पास जब 2 इधर जाएगा तो 3 में से माइनस होके कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2p√3 तो है ही। तो आपके पास यहाँ से √3 की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस 1/2p। यहाँ तक तो कैलकुलेशन किया हुआ है, कैलकुलेशन में आई थिंक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद यहां से समझना ये है हमें कि ये जो स्टार्टिंग में हमने p जो लिया हुआ था ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो आपके पास वैल्यू आई है, यहाँ आने के बाद जो है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आने के बाद ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे आने के बाद कह सकते हैं काम कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें हमें एक्सप्लेन करना है कि ये प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, इसको एक्सप्लेन करना है, बस फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। तो उसके लिए देखो, क्योंकि p एक रैशनल नंबर था तो p स्क्वायर भी रैशनल होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी रैशनल ही आता है। ठीक है, और 2p भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो p स्क्वायर प्लस 1/2p की जो वैल्यू होगी, जो आपकी राइट हैंड साइड में है, वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन √3 इरेशनल होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे भाई मान ले कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखो बच्चों, ये प्रूव करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट
आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो, ये अपने आप में एक थ्योरम है एक तरह से, जिसका आपको प्रूव नहीं करना है। रूट ए वेयर ए इज प्राइम, वेयर ए इज प्राइम इज ऑलवेज इरैशनल। ठीक है, इस बात को तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे रूट टू हो गया, ए ए ए की एक प्राइम नंबर है तो रूट रूट ए ऑलवेज इरैशनल होगा। जैसे टू एक प्राइम नंबर है तो रूट टू ऑब्वियसली एक इरैशनल नंबर होगा। थ्री एक प्राइम नंबर है तो रूट थ्री भी इरैशनल होगा। फाइव एक प्राइम नंबर है तो रूट फाइव भी इरैशनल होगा। 11 एक प्राइम नंबर है तो रूट 11 भी एक इरैशनल नंबर होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 6 तो नहीं है प्राइम, लेकिन 6 तो रूट 6 तो होता है। तो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि रूट ए वेयर ए इज प्राइम इज ऑलवेज इरैशनल। मैंने ये नहीं कहा है कि ये प्राइम के अलावा कुछ और अगर यहाँ पर नंबर है तो उस केस में नहीं होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने कहा है कि अगर आपने रूट के अंदर में प्राइम नंबर रखा है तो वो पक्का ही इरैशनल होगा। ठीक है, हाँ, प्राइम के अलावा कुछ और नंबर भी रख सकते हो तो वो भी प्राइम हो, सॉरी, इरैशनल हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे रूट 6 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 8 भी इरैशनल होता है, रूट 6 भी इरैशनल होता है, रूट 10 भी इरैशनल होता है। हालांकि ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है, बट इरैशनल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइम नंबर के सर लिए, हाँ जी, सर आप इसमें इसमें लिख सकते हो, सर कमेंट किसी में ने लिख क्वेश्चन सकते, पूछा है चैट में, कमेंट में आप लिख स्क्वायर इन सकते हो बोथ बच्चे। साइड्स, आगे बता दूं। क्या क्या? सर चैट में क्वेश्चन पूछा है कि स्क्वायर इन बोथ साइड जब आपने करा था ना ऊपर, उसके बाद से बता दो, समझ नहीं आया। तीसरी बार बोल रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो ना, एक बार में ही आ जाएगा सर। तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं तो, अपने खुद से ही मैं सोच समझ रहा हूँ ना कि ये एक बार में नहीं आएगा समझ में, तो रिपीट कर रहा हूँ मैं। इसलिए तो मैंने रिपीट किया था अभी उस चीज को, पहली बार बता दिया फिर रिपीट भी किया मैंने। ध्यान से सुनो, नहीं तो ऐसा होगा ना एक क्वेश्चन में हम लोग 1 घंटा 2 घंटा निकाल देंगे अगर इस तरीके से चलेगा तो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहो यहाँ पर। क्लासरूम में क्या होता है ना, अलग तरह की बात होती है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद ये इधर 2 आ जाएगा, इधर पी स्क्वायर आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर -2p रूट 3 आ जाएगा, होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। अब इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद √3 की वैल्यू हो जाएगी, ये 2p इधर के डिवाइड में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब पी स्क्वायर और प्लस 1/2p ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि p रैशनल है, p रैशनल होता है तो ये भी रैशनल होगा और ये भी रैशनल होगा। तो राइट हैंड साइड हो गया रैशनल नंबर और लेफ्ट हैंड साइड है इरैशनल नंबर। √3 एक इरैशनल नंबर है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि √2 प्लस √3 जो होगा, जो कि p था एक्चुअली में, वो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा, व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption दैट √2 प्लस √3 कैन बी रिटन एज p, है ना, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा सकता है, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, हेंस इरैशनल नंबर है। तो अब सर मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन ये कर रहा था कि √3 जो है ना, ये मैंने कैसे कह दिया कि इरैशनल है। तो √3 इरैशनल इसलिए है क्योंकि रूट ए जो होता है, इसमें ए कोई प्राइम नंबर है तो ये हमेशा इरैशनल ही होता है, यही मैंने एक्सप्लेन एक्सक्यूज मी किया। सर। हाँ बोलो। हाँ जी। सर स्टार्टिंग में जब हमने √2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था, तो उस समय भी तो हम लिख सकते थे कि दैट √2 इज इरैशनल व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। कैसे यहाँ पर कैसे कह सकते थे? सर जो सबसे फिर इसको स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में यहाँ पर कह रहे हो ना, √2 इज इक्वल टू p माइनस √3, है ना, ये कह रहे हो ना। √2, सर ये तो देखो, ये तो इरैशनल इज इक्वल टू इरैशनल हो रहा है, इससे ये कैसे प्रूव हुआ? ये जो लिखा हुआ है √2 इज इक्वल टू p माइनस √3, हमने ये तो तो माना है ना इरैशनल इज कि इक्वल टू इरैशनल आ रहा है, इससे प्रूव कहाँ हुआ कि √2 प्लस √3 जो है वो एक सर रैशनल हमने नंबर है? तो इसमें माना है ना कि √2 प्लस √3 रैशनल है, तो हाँ, p माइनस √3 भी रैशनल होगा। पर फिर √2 को हम लिख सकते हैं कि वो तो इरैशनल है, उसे प्रूव कर देंगे। तो क्या अभी तुम बताओ, तुम कुछ खुद कन्विंस्ड हो तो तुम बोल रहे हो √2 एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है, फिर इससे प्रूव क्या हुआ? कुछ भी नहीं प्रूव हुआ। ठीक है, कंट्राडिक्ट कहाँ हुआ? कंट्राडिक्ट तो अभी नहीं हो रहा है ना इस केस में, √2 इज इक्वल टू p माइनस √3 है, तो इससे कंट्राडिक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी लेफ्ट हैंड साइड भी इसका इरेशनल है और राइट हैंड साइड भी इरेशनल है, लेकिन यहाँ आने के बाद, हम यहाँ से आने के बाद कंट्राडिक्शन दिखा सकते हैं कि भाई रैशनल नंबर राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, तो कंट्राडिक्ट यहाँ हो गया। यहाँ कुछ भी कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, √2 यहाँ सर पर। हाँ बोलो। सर कॉन्ट्रडिक्शन करने की जरूरत क्या है फिर, जब हमें पता है तो √2 और √3 इरेशनल है तो। √2 और √3 इरेशनल है तो
कंट्राडिक्शन करने की जरूरत ही क्या है, ये कह रहे हो? मतलब एक यस बार सर। फिर से क्वेश्चन बोलो तुम क्या कह रहे हो, सर ये क्लियरली कह रहा बोलो। हूँ, अभी आपने हम्म बताया कि रूट ए, और अगर ए प्राइम है तो फिर हम्म वो इरेशनल होगा, और हमारा हम्म क्वेश्चन था कि हमें रूट टू प्लस रूट थ्री इरेशनल दिखाना है। तो सर हम हम्म। सीधे लिखते हैं कि रूट टू इज इरेशनल एंड रूट थ्री इज आल्सो इरेशनल। सर अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे इरेशनल ही होगा। क्यों होगा? यही मैंने तो इसके लिए यही चीज तो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था रफ में, यही समझाने के लिए एग्जांपल दिया था ना कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे आंसर जरूरी नहीं है कि रैशनल ही हो या इरेशनल ही हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये कि अगर देखो एक बात तो क्लियर है कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रैशनल आता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। रैशनल नंबर में कोई इशू नहीं है, दो रैशनल नंबर को ऐड करके रैशनल ही आता है। लेकिन दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहां पर यही कहा गया है, ठीक है, यहां पर यही कहा गया है कि रूट टू प्लस रूट थ्री जो कि दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, इनको तुम प्रूव करो कि ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है। दो इरेशनल नंबर्स का सम, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से सर दोनों दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और सर इसीलिए हमने प्रूव करना था, इसलिए हमने प्रूव किया है। हाँ जी बोलो, सर कमेंट में भी लिख सकते हो। सर हमें ये तो पता है कि P बाय Q रैशनल नंबर होता है, बट हमें ये कैसे पता कि P भी रैशनल नंबर है? अरे वो तो एजम्पशन है ना, तुम्हें तुम्हें पता है कि पी बाई क्यू रैशनल होता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम उसको एज्यूम करते हो, उसमें कहते हो कि पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब कहते हो ना कि वो पी बाई क्यू इंटीजर रैशनल नंबर है। तो पी बाई क्यू एक एजम्पशन है, ठीक है, वैसे ही मैंने पी एज्यूम कर लिया है उसको, है ना। ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू को मैंने पी नाम दे दिया है, बस इतनी सी बात ये है कि पी बाई क्यू को मैंने पी नाम दे दिया है, उसको आप पी समझो बस, ठीक है, रैशनल नंबर समझो आप बस। ठीक है, सर पी बाई क्यू में आप एज्यूम करते हो। सर ये थ्योरम 5 मार्क्स आपने में लिखी। आएगा नहीं, वैभव वैभव विशाल, 5 मार्क्स में आएगा नहीं बच्चे इसमें, ठीक है, 5 मार्क्स में नहीं आएगा ये, आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा ये, और 5 मार्क्स में आएगा तो भी नहीं प्रूव करने की जरूरत है, इतना सफिशियंट है, वैसे 5 मार्क्स में आना ही नहीं है। हाँ जी बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर अगर यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर मतलब कंपोजिट नंबर होता, हाँ, तो सर फिर हम ये थ्योरम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती ना। ये वाला लास्ट में जो मैंने लिखा है कंक्लूडिंग, वो ये, यस सर। हाँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वो अंडरस्टूड सी बात होती है, इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, वो पूछेगा भी नहीं तुमसे कोई। रूट सिक्स को ऐसे ही इरेशनल माना जाता है, ठीक है। हाँ तुम चाहो तो उस केस में रूट सिक्स को प्रूव कर, जैसे यहाँ पर रूट थ्री था ना, तो रूट थ्री इरेशनल नंबर होता है इस रूल से कि रूट ए इज ऑलवेज इरेशनल वेयर ए इज प्राइम नंबर। तो मैंने ये लिख दिया स्टेटमेंट, अगर यहीं पर सिक्स होता तो आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो रूट सिक्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर के, फिर स्क्वायर करके इस तरीके से। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी दो नंबर्स के सम के फॉर्म में अगर देता है ना प्रूफ करने के लिए, जैसे रूट टू प्लस रूट थ्री को प्रूफ करने के लिए, चाहे 5 प्लस रूट टू को प्रूफ करने के लिए, चाहे 2 माइनस रूट 5 को प्रूफ करने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए आप यही वाली चीजें यूज करोगे, जैसे मैंने कहा है, जैसे ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ना वही यूज करना है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है ये। अब किसी को कोई डाउट है? देखो माही, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो नेटवर्क का इश्यू, मैं पहले भी बता चुका हूं। और एक दो बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक दो चीजें और फिर से क्लियर कर दूं कि हम लोग क्लास के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी 8 बजे, तो उसके बाद हम लोग डाउट्स के लिए भी रुकेंगे। जिन बच्चों को कोई डाउट पूछना हो तो वो रुक सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए डाउट्स भी देख लेंगे। और साथ ही साथ ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बाद में भी आप देख सकते हो, ठीक है। दो बार एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बाद में रिकॉर्डिंग भी इसका देख सकते हो काइट एप्लीकेशन पे, ऐप पे, ठीक है। हाँ ये सही कह रहे हो, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है, सर 4 मार्क्स। हेलो तो ये बच्चों, ये सर, जो आवाज आ स्क्रीन रही है मेरी? ब्लर कह रहे हो ना आप लोग, तो स्क्रीन ब्लर जो है वो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा हो, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप सही हो। डाउट कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है? सर, डाउट है सर। सर वो बोलो बोलो। कुछ दिनों से सर लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कुछ अपलोड दिनों से नहीं हुए हैं? लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे सर। हाँ सर, अच्छा वो ठीक है, सर मैं रिवाइज बात कर, करना होता है तो वो नहीं पता। अच्छा मैं बात सर करूंगा, अभी आज भी बात 8 ही वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर लूंगा, ये ठीक है। कौन बोल रहा है?
हेलो। कौन बोल रहा था भाई, बताओ, क्लियर करो। मैम हाँ, कौन बोल मैं रहा हूँ है? सर, नाम एवी बोलो। एवी। एवी, एवी के मैं नाम से है। एवी लिखा हुआ है। नाम मैम यमुना अशोक विहार मैम। लक्ष्मी नगर। मैम अपलोड यमुना। सारी वीडियोस अपलोड है। मैम ये आज मैंने ही खुद वीडियो, मैंने देखी कल है, भी हम चेक लोग किया खुद था। अपडेट रहते हैं उस पे। नहीं, लास्ट क्लास की भी अपलोड है। कहाँ देख लिया? मैम ऑनलाइन क्लासेस मेरे वाले को तो ऑप्शन में जाके चेक करो। अब ठीक है मैम मैम। कह क्लास रही के है बाद तो मुझे उन्होंने ही कॉल कर अपलोड किया लेना, होगा बच्चे, जाके देखो, ओके ध्यान से है ना? मैम। देखना। क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, एक बच्चा मैम वो बता भी रहा अपडेट है। ओके, वगैरह आया है क्या? कॉल वो कर लेना, मैं बता दूंगी। ओके मैम। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, और जब नहीं होगा तो मैं जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। क्वेश्चन खाली चेंज करो। मैं लिखूं क्या, ये तुम लोग खुद से ही समझ जाओगे? चलो लिखो, देखो यही लिख देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, छोटे से जगह में। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। कुछ नहीं किया है, बस नंबर चेंज कर दिया है। नंबर चेंज कर दिया। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि खाली बस जो है हमें प्रोसेस जो फॉलो करना है वो बस खाली नंबर्स को चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको पेन पेपर के साथ ट्राई करो तो एक बार। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करो सभी बच्चे। आप इस तरह के क्वेश्चन में ना, जैसे √3 + √5 दोनों ही नंबर इरेशनल है, दोनों ही नंबर इरेशनल है, उस केस में आप ये इसको पी एज्यूम कर सकते हो। ये जो लिखा है ना पी, वो एज्यूम कर सकते हो। सर डन। गुड। सर डन। सडन। देखो डन। बच्चों, आपस में ये फालतू की डिस्कशंस यहाँ पर मत करो कि ये मेरा सिम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इस तरह का कोई कमेंट करे भी तो उसका डन। जवाब मत सडन। दो, यूजलेस है। सडन। ठीक है? सर डन। ये जो डन बच्चे बोल रहे हैं ना, कई सारे बच्चे को मैं समझ रहा हूँ, डन बोल रहे हो, चेक तो करने आएंगे नहीं। तो बोल दो कि हो गया बस, देख नहीं करके। सर, वीडियो दिखा देंगे। यस सर। सब समझता हूँ, इतनी जल्दी कैसे लिख लेगा कोई? 10 लाइन लिखने हैं उसके अंदर, 10 सेकेंड में 10 लाइन लिख लोगे? अच्छा। सर डन। ओके, ठीक है। सर डन। ओके, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों को अगर मान लो नहीं समझ में आया है तो मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ एक बार। सॉल्यूशन इसका मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लेट सॉरी लेट √3 + √5 इज सर डन। रैशनल, देन √3 + √5 इज इक्वल टू p लिख सकते हैं, है ना? और √3 इज इक्वल टू p - √5 लिख सकते हैं। और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? 3, और इधर की तरफ आएगा p², फिर 5 - 2 √5p, और फिर हम कह सकते हैं ये इधर आ जाएगा 2 सर √5p डन। इज इक्वल टू, और 3 इधर जाएगा। गुड, बहुत बच्चों ने कर लिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, और जिनका नहीं आया है उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो में चाहो तो। ये 3 इधर जाएगा, तो वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीज रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास √5 इज इक्वल टू p² + 2 अपॉन में 2p, है ना? हियर RHS इज
RHS is rational and LHS is root 5 which is irrational. Therefore our assumption was wrong. ठीक है, हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि इसको हम P लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा करने से और बाद में कैलकुलेशन करने से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उससे तो भाई कुछ गलत आ रहा है। मतलब मैथमेटिक्स कह सकते हैं, मैथमेटिक्स ही हिल गया पूरी तरह से, मैथमेटिक्स के सारे फाउंडेशन हिल गए हैं इसमें। भाई रैशनल इरैशनल कैसे बराबर हो सकता है? तो इसका मतलब पक्की बात है कि हमने जो अज्यूम किया हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक थी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आवर assumption was wrong, hence √3 plus √5 is not rational, rational नहीं है, therefore it is irrational। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये इतना सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। वो वाली स्टेटमेंट नहीं लिखो। लास्ट वाला स्टेटमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, तो तुम इतना ही लिख के छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं सेकंडली 3 मार्क का आ रहा है क्वेश्चन, तो 3 में से 2 ही देंगे तुम्हें। ये एक मार्क आता है ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। इसमें आपको एक्सप्लेन लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि है ना कि RHS जो है वो रैशनल है, LHS इरैशनल है, तो हमारा एजम्पशन गलत था, इसीलिए जो है √3 plus √5 रैशनल नहीं हो सकता, मतलब इरैशनल होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक और एग्जांपल दे दो, तो चलो बच्चों ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, घर से कर लेना। बस क्या करूंगा मैं पता है तुम्हें, नंबर चेंज कर दूंगा। प्रूव दैट √5 plus √11 इज इरैशनल। सर एक रूट और नॉन रूट वाले नंबर का भी दे दो, मतलब हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट। अच्छा चलो मैं पहले, ये तो होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें कि एक नंबर होता है, एक इंटीजर होता है और दूसरा रूट में आता है, उस तरह का एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। तो ये अब चलो कोई बच्चे अगर करना चाहें तो ये होमवर्क कर सकते हैं। √5 plus √11 को इरैशनल प्रूव करना है, ये घर से कर लेना। कुछ बच्चे ने लिखा था ना, आई थिंक उद्देश्य ने लिखा था, तो उसके लिए मैंने ये होमवर्क दे दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें कि एक नंबर जो है वो इंटीजर होगा और दूसरा इरैशनल होगा। उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग बाद में भी दोबारा भी देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। एग्जाम्पल, प्रूव दैट 2 plus √5 इज इरैशनल। 2 plus √5 इज इरैशनल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, 2 plus √5 को इरैशनल प्रूव करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाता है वो हम सीखेंगे, समझेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहो तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। और P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद उसको प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलो देखते हैं। लेट, तरीका वही है, मैं फिर से सर इसके हिसाब से कर सकते हैं कि हम लोग √5 को लेफ्ट साइड और P-2 को राइट हैंड साइड। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो तरीका। हाँ जी बोलो। सर जरूरी है कि इसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे? पिछले तरीके के सर जैसे आपने P लिखा था इक्वल्स टू P, उस वैसे नहीं कर सकते सॉल्व? कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वो तो और भी आसान हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है उसमें। ठीक है, दूसरा क्या है ना, कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं। स्कूल में ना रटा रटाया चीजें सिखाई जाती हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं हो सकते हैं कि भाई ये तरीका शॉर्टकट लगा दिया और इस तरीके से कर दिया। उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, बट होता क्या है कि जैसे अब वो बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने इसको P ले लिया तो वो बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में, ये होता है कि आपने अगर 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 लाइन नहीं लिखा है ना, तो फिर वो लगता है कि बहुत हल्के में हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको P/Q लेकर के थोड़ा सा स्टेप जो है इंक्रीज कर देते हैं, ताकि वो देखने में लगे कि हाँ भाई
बच्चे ने कुछ काम किया है, मेहनत की है, ठीक है, लेकिन वो भी गलत नहीं है और ना ही हम पी लेकर के करें तो गलत है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही माना जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, तरीका वही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तरीका वही है कि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि पहले इसको रैशनल एज्यूम करेंगे और रैशनल एज्यूम करने के बाद ये दिखा देंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है, कुछ कंट्राडिक्ट कर देंगे, कुछ अपनी ही बातों को हम दिखा देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम कर लिया था, ठीक है। देखो क्या होगा, लेट रूट 2 + √5 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल, रैशनल हम एज्यूम कर लेते हैं। देन 2 + √5, क्लास के बाद 8 बजे के बाद चाहो तो 5-10 मिनट के लिए रुकेंगे, जिसको कोई डाउट हो वो पूछ सकता है इसको तब हम क्या कर सकते हैं, p लिख सकते हैं, ठीक है, और सीधा सीधा यहाँ से √5 = p - √2 हो जाएगा। अब क्योंकि राइट हैंड साइड जो है p तो रैशनल था और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो रैशनल ही रहेगा और √5 इरेशनल है ना। राइट हैंड साइड इज रैशनल। क्यों भाई, क्योंकि रैशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो रैशनल ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS इज इरेशनल, therefore our assumption ये कंट्राडिक्ट हो गया ना, यहां पर कंट्राडिक्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को हिला दिया इसने, मतलब मैथमेटिक्स में सारी बातें गलत हो रही हैं। जहां मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट गलत होने लग जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर अज्यूम किया हुआ था वो गलत अज्यूम किया था, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं मैथमेटिक्स का फाउंडेशन हिलने लग गया, भूकंप आ गया एक तरह से, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ गलत किया है। और क्या गलत किया, अज्यूम कर लिया था गलत, इसीलिए ये हो रहा है, ये उल्टी सीधी बातें आ रही है निकल के। तो आवर assumption दैट 2 + √5 can be written as बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ ये देखो स्क्रीन जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें हम, क्योंकि कई बच्चों अभी कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्लियर है, तो कुछ बच्चे कहते नहीं है क्लियर, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो रिकॉर्डेड वीडियो आप एक बार देख लेना, है ना। देखो अब आ गया, वो आ गया कि स्क्रीन क्लियर है, तो स्क्रीन में कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। 2 + √5 can be written as, our assumption that 2 + √5 can be written as rational is wrong, was wrong, hence 2 + √5 is irrational। रैशनल नहीं हो सकता है, अगर रैशनल होता तो ये कंट्राडिक्शन नहीं आता, है ना। रैशनल अगर ये होता तो कंट्राडिक्शन नहीं आता, और कंट्राडिक्शन आ रहा है इसका मतलब रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है इसका मतलब इरैशनल है ना। ये लॉजिक पे है। मैंने कहा ना कि दुनिया में अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है, तो हमें अगर प्रूव करना है कि वो एक बुरा इंसान है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि वो अच्छा इंसान नहीं है ना। तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है इसका मतलब वो एक बुरा इंसान है। इस तरीके से दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इरैशनल। हमने प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नंबर पी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पी के फॉर्म में लिखते हैं तो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन हिल गया, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन हिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था, इसका मतलब ये रैशनल तो नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर हम ऐसे 4 मार्क्स में लिखे तो मैम रिजेक्ट करेगी, तो पहले हम फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स P/Q ये सब लिखे ना। ये देगा ही नहीं ना, ये 5 मार्क में तो आना ही नहीं है कहीं पर, 5 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी होता है, कहीं पर 4 मार्क का होता है ना। नहीं सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम शुरुआत में करते थे, जैसे प्रूव दैट √5, सिर्फ √5 को करना था, तो मतलब दोनों का फैक्टर कॉमन कर देंगे। दोनों का फैक्टर कॉमन है। देखो ये 4 मार्क में अगर क्वेश्चन आए ना, देखो 4 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है ना तो क्या करना पता है, ये अगर 3 मार्क में आएगा, वैसे 4 मार्क में आना नहीं चाहिए इसको, अगर ये 4 मार्क में गलती से आ गया, ठीक है, P/Q के फॉर्म में बताने का, देखो P/Q के फॉर्म में क्योंकि बच्चे ने लिखा है क्या करना है, ठीक है। देखो P/Q के फॉर्म में, अरे हाँ सुनो मेरी बात, मैं जो अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, कि ये अगर 4 मार्क वाले में आ गया ना तो क्या करना पता है, √5 को भी प्रूव कर देना कि ये इरैशनल होता है। कैसे, वो P/Q लेकर के फिर कंट्राडिक्ट करके, जैसा हम लोगों ने √2 प्रूव किया था वैसे ही। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये हो सकता है, देखो ध्यान से, दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, कि 2 + √5 को हम ले लेंगे P/Q, ठीक है, फिर √5 को ले लेंगे P/Q - 2, इधर जाएगा ये, फिर √5 को ले लेंगे Q P - 2Q, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से वही बात कि ये रैशनल है
और ये इरेशनल है, ठीक है, कंट्राडिक्ट हो गया। यही सारा भाषण लिख देना है, हो गया खत्म। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, यही चीज करना था। सो p माइनस 2q अपॉन q हमें कैसे पता है कि रैशनल है? p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो p माइनस 2q भी इंटीजर ही होगा, और q तो पहले से इंटीजर है, और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर ही तो होता है, ठीक है, और q जीरो है नहीं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस सर। रैशनल में से आगे रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल ही आएगा, और उसमें रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल ही आएगा, बात खत्म। तो वही है, सब कुछ वही है, ऊपर जो लिखा था वही है नीचे, बस यहाँ पर खाली हमने p लिख दिया था कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, यहाँ पर हमने p बाई q लिख दिया है, तो थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। ओके, आई होप क्लियर है। तो आप लोग चाहो तो डाउट्स इसमें भी लिख सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और क्लास के बाद 8 बजे के बाद हम लोग 5-10 मिनट के लिए डाउट्स भी देख लेंगे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। वैसे भी मैथमेटिक्स में भी, और वैसे भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है इन जनरल, तो वो भी अब डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड भी, और मैथमेटिक्स में वैसे कोई जनरल प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि एक अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे, जो है ये एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना सभी बच्चे। एक क्वेश्चन ये है, इस तरह का क्वेश्चन आने को आ सकता है, सिंगल वो 1 मार्क वाला जो आएगा ना क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, MCQ, उसमें आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। हालांकि ये इसमें मैं लिख रहा हूं प्रूव करने के लिए, शो दैट 12 पावर n कैन नॉट end with the digit एक मिनट, कैन नॉट end with the digit 0। एक मिनट, कैन नॉट, हाँ मैं लाइट ऑन कर रहा था इसमें ताकि दिखे थोड़ा सा ज्यादा। 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जो क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि कह रहा है कि 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे n यहां पर कोई इंटीजर लोगे, जैसे मान लो n की वैल्यू आपने 1 ली, तो 12 पावर 1 क्या होता है बच्चों? 12 होगा। तो 12 के एंड में तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 या 5 थोड़ा आएगा, 12 के एंड में 2 आएगा, है ना। अगर आपने 2 लिया, n की वैल्यू 2 ली, तो फिर 12 पावर 2 कितना हो जाएगा? 144। क्या आया? 0 या 5? नहीं आया 0 और 5। n की वैल्यू आपने 3 ली, तो 12 पावर 3 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 1728। 1728। ओके ओके ओके, 1728। ये आया क्या? नहीं आया, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर 0 या 5 आया क्या? नहीं आया। लेकिन ये एक एक वैल्यू लेकर के थोड़ा ना चेक किया जाता है, इस तरह से वैल्यू लेकर के चेक नहीं कर सकते ना, एक एक वैल्यू लेकर के चेक करना गलत होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ताकि क्वेश्चन भी दिखता रहे, इसलिए मैं इसको पेज नहीं बचा रहा हूँ, बट इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी दिखता रहे, है ना। देखो इसको प्रूव करना है, तो एनालिटिकली कैसे प्रूव करेंगे? 0 या 5 से एंड नहीं होना चाहिए। 12 पावर n जो है वो 0 या 5 से एंड नहीं होना चाहिए। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? इनफैक्ट 12 पावर n एंड 2 पावर n have same ending digits, ऐसे कह सकते हैं हम। भाई जो 12 पावर n के एंड में आएगा वही 2 में भी आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो एंड में क्या आया? 4। वैसे ही 2 पावर 3 में एंड का डिजिट क्या आता है? 8, तो 12 पावर 3 में भी एंड का डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। समझ रहे हो बात को? 12 पावर 4 में जो लास्ट डिजिट आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा, वही 12 पावर 2 में जो आएगा वही 2 पावर 2 में भी आएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो 12 पावर n एंड 2 पावर n हैव सेम एंडिंग डिजिट, एंड 2 पावर n एंड्स विद, देखो किससे एंड होता है? 2 पावर n किससे एंड होता है? 2 पावर 1, 2, 4,
8 6 है ना, एंड विथ 2 4 8 और 6, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं 2 पावर 1 कितना, 2 पावर 2 कितना होता है, 2 पावर 2 हो जाएगा 4, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 पावर 4 कितना होता है 16, और इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 2 पावर 5 कितना होता है बच्चों 32, देखो 2 लास्ट में क्या आया, डिजिट 2 आया। 2 पावर 6 कितना होता है 64, लास्ट में डिजिट क्या आया 4 आया, यहाँ भी 4 आया था, ठीक है। इस तरीके से रिपीट होता है। तो 2 पावर n में आप n कुछ भी ले लो, ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सुनो, आंख बंद कर लो और ध्यान से सुनना। 2 पावर n में आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, जो लास्ट का डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे, जो डिजिट आएगा वो 2 4 6 8 के अलावे और कुछ नहीं आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंख बंद रखना, ठीक है। 2 पावर n में जो एंड का डिजिट होता है, मतलब 2 की पावर कुछ भी ले, जैसे 2 पावर 2 लिया, क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 4 6 8 के अलावे कुछ नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 2 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना। जैसे 2 पावर 5 ले लिया तो 32 हो गया, लास्ट में क्या आया 2 आया ना, 32 मतलब 2 लास्ट का डिजिट आया यूनिट प्लेस पे। 2 पावर 6 64 होता है तो 4 आया, 2 पावर 7 होता है 128 तो 8 आया, 2 पावर 8 होता है कितना होगा 256 तो 6 आएगा, है ना। तो इस तरीके से 2 4 6 8 2 4 6 8 यही सब आते रहते हैं डिजिट। तो 2 पावर n ऑलवेज एंड्स विद 2 4 6 8, है ना। देयरफॉर अब भाई 12 पावर n और 2 पावर n का जो यूनिट प्लेस होता है वो सेम ही रहता है, और 2 पावर n में तो 2 4 6 8 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 0 या 5 कभी नहीं आएगा। देयरफॉर 2 पावर n और 12 पावर n never ends with 0 और 5, 0 और 5, never ends with 0 और 5। 2 पावर n और 12 पावर n never ends with 0 और 5। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। कैसे करेंगे उसको फिर, 2 पावर कितना आ जाएगा 3 एंड ऑल, बात तो वही हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन जो आएगा मेरे ख्याल से सब ऑब्जेक्टिव में ही आना चाहिए, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ये भी तरीका सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से वैसे ही करेंगे। 12 पावर n को क्या लिख देंगे, 12 पावर n को लिख देंगे 2 पावर 2n इंटू में 3 पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से वही चीज लिखना पड़ेगा आपको कि ये जो है दिस 2 पावर 2n ऑलवेज एंड्स विद 2 4 8 6, है ना, और 3 पावर n ऑलवेज एंड्स विद 3 9 7 और 1, ठीक है। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। तो बेहतर ये है कि ये प्रोसेस आप फॉलो करो, ये इजी है, नहीं तो इसमें 2 बार में आपको दिखाना पड़ेगा। आई होप क्लियर है, ओके। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने बेसिक्स तो कवर कर लिए हैं, देखा जाए तो बेसिक्स जो आपका 10th क्लास का जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर है कि नंबर सिस्टम है इस चैप्टर का नाम, रियल नंबर्स है, हाँ सर रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर चैप्टर हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिया है। हालांकि अब थोड़ा सा हम लोग रैंडमली जो है क्या कह सकते हैं मिक्सअप करके कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के एक दो एग्जांपल्स करते हैं, कहीं से कुछ भी, है ना, जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उनमें से कहीं से भी कुछ भी एग्जांपल्स से रैंडमली ऐसे ही डिस्कस करते हैं, एक दो एग्जांपल्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो ध्रुव शर्मा, ये सब क्या चल रहा है, ये सब चीजें करने के लिए आते हो क्या, ये क्या लिखा हुआ है कुछ भी अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था कि ये कह रहा है कि एक बार जल्दी से रिकैप कर दो। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि 12 पावर n को प्रूव करना था हमें कि ये इसमें 0 और 5 से एंड नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लोगे तो ऐसे ही 12 पावर 1 12 होता है, 12 पावर 2 144 होता है, 12 पावर 3 1728 होता है। तो यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 और 5 नहीं आएगा, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 12 पावर n और 2 पावर n का जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है, और 2 पावर n जो है उसमें 2 4 8 6 ही एंडिंग डिजिट्स होती है, यूनिट डिजिट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 4 6 8 यूनिट डिजिट है, तो 12 पावर n का भी जो एंडिंग डिजिट होगा वो 2 4 6 8 ही होगा, है ना। तो बात खत्म हो, प्रूव हो गया कि 0 5 तो कभी आएगा ही नहीं, 2 4 6 8 ही आएगा जब भी आएगा, बस यही हो गया प्रूफ। दैट इज इट, थैंक यू सर। ओके
मतलब ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यही चीज जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, और कुछ तरीका नहीं है इसको करने का, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसमें ना वो एल्गोरिथम नहीं है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है ना प्रूफ सॉल्व करने का, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसा कि हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन में किया था, ये देखो है ना, रूट प्रूव करने वाला, रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको थ्योरेटिकली जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई 2 पावर n जो है वो 2468 ही होता है उसमें, इसीलिए 12 पावर n में भी यही आएगा, 05 नहीं आएगा, बात खत्म। बिल्कुल 5 पावर n में भी कभी 0 नहीं आता है, 5 पावर n में भी कभी 0 नहीं आता है। वेरी गुड, तुम्हारे टीचर ने भी सेम ही बताया। ओके ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, रैंडमली ऐसे ही देखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले एक बार ट्राई कर लो और फिर उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, सॉरी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द largest number that divides 1251, 9377 and 15628, leaving remainders 1, 2 and 3 respectively। जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, या अगर दिख नहीं रहा हो तो वैसे दिख रहा होगा, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं मैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, EDA का मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 1251, 9377 and 15628, लीविंग रिमाइंडर्स 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन करना है आपको। टू पावर n को प्रूव करने के लिए अगर आएगा क्वेश्चन तो बस 12 पावर n की बात ही नहीं करेंगे हम, 12 पावर n को हम लोग भूल जाएंगे बस, और वही चीज करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये सुमेध का क्वेश्चन था, सुमेध का। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए, एल्गोरिथम को यूज करते हुए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628, leaving remainders 1, 2 and 3 respectively। सर 625। 5 की पावर 4। वेरी गुड, 5 की पावर 4, 625 सेम ही होता ना। हाँ ओके, 625। हाँ आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, आंसर उसी से समझ में आ जाएगा। कई बच्चों ने कर लिया है, कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जिन बच्चों का नहीं आया है उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके वो भी सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा सबको। कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया, देखो कैसे करना है। आपसे कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करके 1, 2, 3 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया है उनके लिए मैं दिखाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। एक नंबर है 16 और दूसरा नंबर है 18, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जिससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे 1 और 3 रिमाइंडर आए। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनसे मैं कह रहा हूं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 और 3 रेस्पेक्टिवली आए। तो ये देख सकते हो तुम लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। 5 से अगर डिवाइड करेंगे ना तो इसको, तो ये 1 रिमाइंडर आएगा। 5 से इसको, 5 से इसको डिवाइड, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 3 रिमाइंडर आएगा। दिख रहा है ना सबको,
है ना। तो कैसे भाई आंसर कैसे निकलेगा, आंसर ऐसे निकलेगा कि 16 में से 1 को कर दो माइनस तो 15 आ जाएगा, इसमें से इसको कर दो माइनस तो 15 आ जाएगा, मतलब वो 15 वो नंबर है जो कि एक्चुअली में डिवाइड करेगा। तो 15 का इस तो लार्जेस्ट कौन सा डिवाइजर होगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। लार्जेस्ट 5 से डिवाइड हुआ था, है ना, 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 1 आया था, और नहीं लार्जेस्ट नंबर तो 15 हुआ ना, 15 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा मतलब इन दोनों का हमने क्या किया है, HCF निकाल दिया, माइनस करने के बाद HCF निकाल दिया है, तो आंसर फाइनली हमारे पास आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 3 माइनस क्यों किया? 1 और 3 माइनस क्यों किया, ये मैंने कुछ और एक्सप्लेन किया। ये मैंने क्या कहा कि तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे कि इसको और इसको डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए और 3 रिमाइंडर आए, मतलब इसको डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए और इसको 3 रिमाइंडर आए। तो भाई मैंने क्या किया, 1 माइनस ही कर दिया, 1 रिमाइंडर आ रहा था ना, तो 1 रिमाइंडर आ रहा था तो 1 को माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और ये कर दिया तो 15 आ गया। तो फाइनली इसके हमारे पास ये 15 आ गया। 15 से दोनों 15 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पे 1 और 3 रिमाइंडर आएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये अच्छा एग्जांपल नहीं था, ठीक है। जैसे मान लो एक 21 नंबर ले लिया हमने और दूसरा नंबर ले लिया 40, ठीक है। अब 21 नहीं 24 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। इसमें रिमाइंडर आ रहा है 3 और इसमें रिमाइंडर आ रहा है 5। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, नंबर जो लिखे हुए ना उनको मैं नंबर को चेंज कर दिया मैंने। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इन दो नंबर्स को डिवाइड करने पे, जिससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे 3 और 5 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स आए, मतलब 24 में डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आए और इसको डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आए। वो नंबर फाइंड करना है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे लार्जेस्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा और 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो वो मुझे पता है, मैंने क्योंकि सोच के ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये दो नंबर्स पिक किए हैं, तो मैं कह सकता हूँ 7 है वो। 7 से तुम डिवाइड करो इसको तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 7 से करेंगे ना 24 को डिवाइड, 3 रिमाइंडर आएगा, और 7 को 40 से डिवाइड, 40 को 7 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आएगा। 7 5 35, 5 रिमाइंडर। तो आंसर 7 निकलेगा कैसे, आंसर ऐसे निकलेगा, तुम इसको करो इस तरीके से, 27 और 3 में माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा और इसमें माइनस करो 35 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का HCF निकाल दो। इसका HCF क्या होता है पता है सबको, 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई जो नंबर रिमाइंडर आ रहा है पहले उसमें माइनस कर दो, और यहाँ पर भी जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें माइनस कर दो, और दोनों का HCF निकाल दो, वही आंसर होगा। मैंने पहले ही सोच के बनाया था ऐसा क्वेश्चन। देखो अब इसी चीज को, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। तो लार्जेस्ट नंबर, इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ बच्चों, लार्जेस्ट नंबर विल बी HCF ऑफ, HCF या फिर LCD, HCF या LCD भी कहते हैं इसको, है ना। LCD या HCF सेम ही होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD, सॉरी LCD में बोला, GCD GCD बोलते हैं इसको, ठीक है। HCF या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF, एक ही मतलब होता है दोनों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले चाहे GCD बोले एक ही बात होती है। तो लार्जेस्ट नंबर जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो होगा, लार्जेस्ट नंबर विल बी HCF ऑफ 1251 माइनस 1 कॉमा 1 माइनस कर दिया, 1 रिमाइंडर था ना, 1 रिमाइंडर था तो 1 माइनस कर दिया, फिर 2 रिमाइंडर आ रहा था तो 9377 में से 2 माइनस कर दिया, और फिर 1568 में से 3 माइनस कर दिया। दैट इज, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1250, ये कितना आएगा बच्चों 9375, और ये कितना आएगा 15625। इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ 1250 9375 15625। अब ये आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, एक डिवीजन लेमा से। पहले दो बड़े नंबर्स का कर लेते हैं HCF, 15625 इज इक्वल टू 9375 इंटू 1 प्लस क्या आएगा, क्या कोई बताएगा कमेंट में मुझे क्या आएगा ये 9375 इंटू 1 प्लस 6250। पक्का 6250 पक्का? यस सर। ओके ठीक है, 9375 को क्या लिख सकते हैं, 6250 इंटू 1 प्लस 3125। 3125 और 3125 को लिख सकते हैं 625 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है 625 आ गया, इसका HCF 625 आ गया। सिमिलरली 625 और 1250 का भी HCF क्या होगा बच्चों, 625 इंटू 2 प्लस 0,
ठीक है, therefore HCF is equal to C 625, hence largest number is 625. अब कई बच्चों को अभी भी सर कंफ्यूजन इस हो, क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन इसमें तो नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें ऊपर में ही लिखा हुआ था, ऊपर में लिखा हुआ था, देखो 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 देखो, EDA इक्वल डिवीजन लेमा से करना था। क्वेश्चन में लिख दिया ना, क्वेश्चन में लिख दिया कि इक्वल डिवीजन लेमा से किया करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर तब हमें इसी प्रोसेस से करना होगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जहां कहीं भी आए ना, 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ और कह रहा है कि ये 1 2 3 रिमाइंडर आ रहा है, चाहे 4 5 6 रिमाइंडर आ रहा है, कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है, तो सबसे पहले माइनस कर दो उन नंबर्स को। जैसे 1251 में रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 1 माइनस कर दिया 1251 में से। 9377 में 2 रिमाइंडर आ रहा था, तो 9377 में 2 माइनस कर दिया। इसी तरीके से 3 इसमें माइनस कर दिया, और फिर जो भी माइनस करने के बाद रिजल्ट आया है उनका HCF फाइंड कर देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, एक एग्जांपल और करते हैं, रुको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। वेट, एक सेकंड रुकना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। लिखो, दिख तो नहीं रहा है इसमें क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ सोचता हूँ, क्वेश्चन लिखो। यूजिंग Euclid division algorithm, find the largest number that divides 124, 623 and 1135, leaving remainder 4, 3 and 15 respectively। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं जिसको समझ में नहीं आया। Using Euclid division algorithm, find the largest number that divide 124, 623 and 1135, leaving remainder 4, 3 and 15 respectively। तो क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था, बस आपको खाली नंबर चेंज करके मैंने दे दिया है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके आंसर बताओ मुझे। ओह वेरी गुड, अरे बाबा तो बहुत तेज है, बहुत जल्दी कर दिया इसने आंसर। कुछ बच्चों ने गलत लिख दिया है, बाकी ज्यादातर बच्चों ने सही लिखा हुआ है। तनेश, सूर्या, उषा शर्मा के नाम से जिसने किया हुआ है लॉगिन। ओके, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। 60 जिसने लिखा हुआ है वो गलत लिखा है उसने। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन कैसे सोचा कि भाई सबसे पहले मैंने ना 20 आंसर पहले मैंने दिमाग में सेट कर लिया, 20 आंसर है। अब मैंने उसके बाद नंबर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। 124 लिखा तो रिमाइंडर 4 आएगा, 623 लिखा रिमाइंडर 3 आएगा, और 1135 को 20 से डिवाइड करें रिमाइंडर 15 आएगा, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो आंसर होगा बच्चों, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, लार्जेस्ट नंबर जो होगा लार्जेस्ट नंबर विल बी HCF या GCD, एक ही बात है, कहीं पर GCD लिखा रहता है, कहीं HCF लिखा रहता है। GCD ऑफ, माइनस करते जाओ, 4 माइनस करो 124 में से, फिर 623 में से 3 माइनस कर दो, और 1135 में से 15 माइनस कर दो। दैट इज HCF ऑफ 120, 620
एंड 11 और इसका HCF निकालेंगे 120 620 1120 का, तो HCF क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, माइनस कर दिया, 4 माइनस कर देंगे इसमें से 124 में से। देखो उद्देश्य राजपूत देखो ध्यान से, 4 माइनस करना है इसमें से 124 में से, तो क्या आएगा बच्चे 120। ऐसे ही 3 माइनस करेंगे 623 में से, तो कितना आएगा 620, और 15 माइनस करेंगे तो 1120, और फिर इसका HCF निकाला जाता है इन तीनों नंबर्स का। और HCF तो आप जैसे भी चाहो मर्जी वैसे निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर नहीं, इसमें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 20 आंसर आएगा। तो 20 वो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर ऐसा 20 है जिससे हम 124 को डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 623 को डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, और 1135 को डिवाइड करेंगे 20 से तो रिमाइंडर 15 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें करना था। ओके अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, सभी बच्चे इसको देखते ही हंसने लगेंगे और देखते ही आंसर बता देंगे या सॉल्यूशन उनके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. Explain why 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. तो ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन सभी बच्चों को पता होगा, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर भी, क्योंकि इजी चीजें एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। 7 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या आएगा 3 into 5, 7 कॉमन लेंगे बच्चों तो 3 into 5 बच जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो ये एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है ना। It is a product of two numbers, two natural numbers, therefore, है ना, या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये वैसे ये प्राइम नहीं है ना, यहाँ पर 7 प्राइम है, बट 5 3 15 प्लस 1 16 है, इसको आप ऐसे भी 7 into 16 लिख सकते हो। ठीक है, 7 into 16, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 ऑब्वियसली, क्योंकि खाली 1 1 होगा तो वो नहीं काउंट होगा, अदर देन 1। ठीक है, देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 7 into 16 सबको पता है कंपोजिट नंबर होता है, तो इसमें खैर कुछ करने जैसा था नहीं, कुछ प्रूव करने जैसा था नहीं, बहुत ही सिंपल था। 7 into 16 है, 16 ऑब्वियसली प्राइम नहीं है, बट 16 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। ओके, आई थिंक देखो बेसिक्स हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बेसिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए हैं प्रैक्टिस। आप लोगों को कल आप लोगों को डीपीपी का एक्सेस मिल जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं डीपीपी अगर अपलोड बोल देता हूं तो कल आज मैं दूंगा तो कल अपलोड हो जाएगा डीपीपी, तो आप लोग प्रैक्टिस उससे कर सकते हो। वो मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और कल आप लोग डीपीपी आपको मिलेगी 10 या 12 कुछ 15 क्वेश्चंस की, तो वो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, मैं कहना था कि अगर हमें मॉड्यूल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कब करनी है? मॉड्यूल मिल गया आप लोगों को? यस सर, मिल गया रियल नंबर के लिए। कैसे मिला है मॉड्यूल? पीडीएफ फॉर्मेट में? यस सर, फोटो पीडीएफ के फॉर्म में इकाइट्स ऐप पे। मॉड्यूल? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मॉड्यूल आप लोगों में से कितने बच्चों ने देखा हुआ है, कमेंट में लिख के बताओ। मॉड्यूल कितने बच्चों ने देखा हुआ है, ओपन करके देखा हुआ है, और कुछ पढ़ा है उसमें, थोड़ा बहुत देखा होगा, पढ़ा होगा। कितने बच्चों ने किया हुआ है? मैं काउंट, हेड काउंट देखना चाहता हूँ। यस यस लिख करके भेज दो तो समझ में आ जाएगा। इतने सारे बच्चे हैं, फिर भी इसमें से कई सारे बच्चों ने तो कमेंट किया ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं।
50-50 लग रहा है, मतलब कुछ बच्चों ने देखा हुआ है, आधे बच्चों ने नहीं देखा हुआ है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल एक बार जरूर आप लोग देख लेना, ई काइट पे जो अवेलेबल है मॉड्यूल, तो उसको आप जरूर देख लेना। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें से कई चीजें हो सकता है आप लोगों को नया लगे, बिल्कुल देखा ही नहीं होगा उससे पहले। एनसीईआरटी से 50% तो एनसीईआरटी है उसमें, जो मॉड्यूल आपका होगा, मॉड्यूल जो आपका दिया होगा ओपन नहीं होता है पीडीएफ, तो आप कांटेक्ट कर लो ना मैम, जो अभी जिनसे बात हो रही थी ना उनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि कई सारे बच्चे, देखो इसमें ज्यादा बच्चे कह रहे हैं यस 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 हमने देख रखा है, हमने देख रखा है, तो फिर आप भी वैभव विशाल झा, इतना यस लिखने की क्या जरूरत है भाई। हाँ देखो उसपे कितने क्वेश्चंस है मॉड्यूल में वो इश्यू नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा मॉड्यूल है, उसमें इस तरीके से वो डिजाइन किया हुआ है ना, बेसिकली वो तो 50% एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है, मतलब उसका जो कह सकते हैं जो कंटेंट है उसके अंदर, जो मटेरियल है, जो उसके अंदर लिखी हुई चीजें हैं, कंटेंट, वो 50% सीबीएसई को हैंडल करता है और 50% एनटीएससी वगैरह एग्जाम्स को हैंडल करता है, तो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एनसीईआरटी से काफी बियॉन्ड चीजें दी हुई है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत हम लोग अभी टच करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों में से किसी बच्चों को देखता भी जानता भी नहीं हो, होता क्या है ना कि कभी कभी आप जब क्लास में बच्चों को एक साथ पढ़ाते हो, मतलब ऑफलाइन क्लासरूम में तो बच्चों को आप देखते हो कि किस तरह से बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है ना, और फिर आप उसके हिसाब से क्वेश्चन देते हो या उसके हिसाब से आप डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हो। तो मैं अभी बहुत बेसिक्स इसलिए भी करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों को समझ में आ जाए, जिसको समझ में आ रहा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसको सब कुछ पता है, जो करके आया हुआ है, स्कूल में भी किया होगा, खुद से भी किया होगा, मेरे लिए वो इशू नहीं है, ठीक है, वो तो कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, खुद से पढ़ के भी या किसी मेरे से डाउट भी पूछ के कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मतलब जिन्होंने अभी तक नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, या स्कूल में नहीं किया है, या उनको समझ में नहीं आया है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी बहुत ही बेसिक करा रहा हूँ, और मॉड्यूल में जो दिया हुआ है वो 50% एनसीईआरटी है, और मतलब सीबीएसई पोर्शन है, और 50% वो अलग है, बिल्कुल अलग है, नई नई चीजें हैं उसमें, जिनमें आप कई सारे, ज्यादातर बच्चों ने, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने हो सकता है देखा हो वो टॉपिक, या पढ़ा हो वो टॉपिक, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। सीबीएसई आर्काइव, एनटीएससी आर्काइव वो तो है, ठीक है, वो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन डाला हुआ है उसके अंदर। सीबीएसई आर्काइव मतलब सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं वो सारी चीजें हैं, और एनटीएससी में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के और 5-6 ईयर्स के, उन क्वेश्चंस को डाला हुआ है, ठीक है, वो इशू नहीं है। कंटेंट वाइज अगर हम बात करें ना, तो कंटेंट वाइज बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, उसमें मतलब जैसे आप देखो पूरा कवर नहीं होगा, क्या कह रहे हो सर, पूरा कवर नहीं होगा मॉड्यूल? बिल्कुल होगा कवर, अभी नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। कवर क्यों नहीं होगा, वो तो दिया ही है इसलिए कवर करना है, ठीक है, कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा वो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोग अभी निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे कि किस तरीके से उसको किया जाए। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि देखो होता, अब हर एक बच्चे की ग्रास्पिंग अलग अलग होती है, तो अभी मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कराता जाऊँ, ठीक है, तो हो सकता है 2-4 बच्चों को समझ में आएगा और 2-4 बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं, देखते हैं, धीरे धीरे पेस को इंक्रीज करेंगे, और फिर हम लोग सारा मॉड्यूल तो सारा ही कवर करना है, ऐसा थोड़ी है कि उसको हम छोड़ सकते हैं। तो फिर तब इसके लिए तो फिर तो ट्यूशन ले लेते हैं, फिर नॉर्मल है ना। हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखना है और सीबीएसई को भी ध्यान में रखना है, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है, तो इसीलिए सारा कवर करेंगे। मॉड्यूल एक्सप्लेन होगा क्लास में, ये कह रहे हैं, नहीं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी नहीं करेंगे, मतलब इमीडिएटली आज की क्लास में या एक अगली क्लास में नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करके करेंगे उसको, मतलब थोड़ा टाइम लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको करेंगे। तो आप लोग देखना जरूर, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग मॉड्यूल को जरूर जाके देखना। जो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम किसी को आ रही है उसको एक्सेस करने में, तो वो आप लोग मैम की हेल्प ले सकते हैं, मैम आपको, मधु मैम बताएंगी, है ना। अभी बात जिनसे हो रही थी ना, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, तो मैम ने कहा था मुझे कॉल कर लेना, तो आप कॉल कर लेना और उनसे कांटेक्ट में रहना आप, तो कोई आपको ऐसी इश्यू नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग वो सारी मॉड्यूल भी करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मॉड्यूल जो हमारा है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कैल्विन में पढ़ाता हूँ, वो वाकई है। आप देखना किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कई बच्चे होंगे जाते होंगे बाहर कोचिंग भी, तो उनसे कंपैरिजन करके देखना, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड है सब कुछ, कुछ भी छूटा नहीं हुआ है, बहुत ही
एग्जॉस्टिव है वो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है और सारे टॉपिक्स में ही, सारे ही चैप्टर्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मॉड्यूल खुद करना है, देखो कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं मॉड्यूल खुद करना है, निशांत कमेंट कर रहा है कि मॉड्यूल खुद करना है, मॉड्यूल खुद कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें जो डाउट्स होगा वो भी डिस्कस हम लोग करेंगे। मॉड्यूल पे अभी हम लोग इसलिए नहीं करेंगे, मॉड्यूल आपको अभी देखना है, ठीक है। मॉड्यूल अभी आप लोग देख लो और उसके बाद कुछ क्लासेस के बाद, 1-2-3 क्लासेस के बाद हम लोग मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं सीबीएसई से बियॉन्ड, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो सीबीएसई वाला जो पार्ट है ना, वो हम लोगों ने बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है आज तक की क्लास में, तीसरी क्लास है। तो रियल नंबर चैप्टर का, नंबर सिस्टम चैप्टर का, रियल नंबर चैप्टर जो है हमारा पहला चैप्टर, उसका बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, लेकिन बेसिक कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मास्टरी इस पे हो गई है, आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक इसके ऊपर मैथमेटिक्स में, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप 50 से 100 क्वेश्चंस खुद से नहीं करोगे, तब तक आपको तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या, ये चैप्टर है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले कम से कम 50 क्वेश्चन करो इसके ऊपर, तब जाके आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि अच्छा ये चल रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जरूरी ये है, ठीक है जी। तो अभी बेसिक हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है, बट आप लोगों की तरफ से अभी प्रैक्टिस होना बाकी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को कल मिल जाएगा, आप वो ई-काइट पे अपलोड कर देंगे। आई थिंक कल तक कर देंगे अपलोड, आज मैं दूंगा तो कल तक अपलोड होगा, तो कल अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस उससे भी करना। और मैंने एक बार फिर से बताया था कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी के वेबसाइट पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, क्लैरिटी आएगी। और जैसे कि हर एक क्लास में ये हम लोग ने एक तरह से रूटीन बना लिया है कि जब भी क्लास एंड होगी उसके बाद हम लोग 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा, हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो मैथमेटिक्स में, जो चैप्टर हम लोगों ने उस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस किया है उसमें कोई अगर किसी को डाउट होगा वो भी डिस्कस होगा। और साथ ही साथ अगर आपको वैसे ही इन जनरल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग चीजें करेंगे, है ना। और कोई एडवाइस अगर चाहिए तो एडवाइस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो वो सारी चीजें, इन जनरल बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। म्यूट मत करो बच्चे, क्या बोल रहे हो, कोई बोल रहे? हाँ बोलो सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरी कंप्लीट हो जाए तो हमें कोई और बुक रेफर करने की जरूरत है सीबीएसई एग्जाम के लिए? ना, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। आपने अगर एनसीईआरटी का दोनों ही कर लिया है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कर लिया है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप कुछ करोगे तो वो होगा हमारा मॉड्यूल, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। वैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को हम कहते हैं बेटा इधर से जाओ, तो नहीं इधर से नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन कहते हो करने के लिए, मांग रहे हो मुझसे, तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड कैल्विन का मॉड्यूल, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बल्कि आप करके देखना, किसी दूसरे कोचिंग का भी आप मॉड्यूल लेकर के देखना और करना, या आरडी शर्मा की बुक आगे देखना, आरडी शर्मा की बुक लेके भी देखना, आपको कोई खास फर्क नहीं लगेगा। क्योंकि देखो, जो बेस्ट क्वेश्चन आरडी शर्मा से हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, जो बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, जो बेस्ट क्वेश्चन छोटे छोटे जो ओलंपियाड एग्जाम्स के होते हैं, वो सारा कुछ उसमें मॉड्यूल में दिया हुआ है। आप नोटिस करना, जब जाके देखना मॉड्यूल को ध्यान से, उसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा, जो कि मतलब ऑलमोस्ट सब कवर कर रखा है उसमें। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वो काफी एग्जॉस्टिव है, वो बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले एनसीईआरटी, फाइनल जो स्टेटमेंट है मेरा वो ये है, पहले एनसीईआरटी। अब हम लोग आज का क्लास अभी खत्म करने जा रहे हैं 5 मिनट में। उसके बाद डाउट्स के लिए आप लोगों के पास टाइम होगा 10-15 मिनट का जो भी है। तो अभी 5 मिनट में, मैं अभी 2-4 मिनट में क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा पहले ही हो जाएगा क्लास कंप्लीट, आज 8 बजे से 7:55 में ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल स्टेटमेंट अब मेरा ये है कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी, और हो सके तो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी देखें सभी बच्चे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्मार्ट होंगे तो उन्होंने कर लिया होगा पहले, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है तो उनके लिए, तो वो बच्चे तो देख सकते हैं, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो उसमें दिए हुए हैं मॉड्यूल में सीबीएसई से रिलेटेड, या एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं चाहे अपनी तरफ से, तो कोई मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 चीजें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है आपके पास तो वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उससे प्रैक्टिस करना।
ठीक है, ये दो चीजें मस्ट है। और उसके बाद अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली हैं तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। हालांकि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको आते भी होंगे, कुछ टॉपिक जो नए टॉपिक्स होंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होंगे वो हो सकता है आपको आते भी हो और हो सकता है ना भी आते हो। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आते हो पहले वो कर लेना। ठीक है, अब मैं एक दो चीज, अब आप चाहो तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। आदित्य सिन्हा फ्रॉम ई-काइट ऐप, फ्रॉम वेयर वी गेट पीडीएफ। किस चीज का पीडीएफ बेटा? और देखो अस्मित ने पूछा हुआ है सर पहले मॉड्यूल के बेसिक क्वेश्चंस करो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नो डाउट, एनसीईआरटी देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देन मॉड्यूल। ठीक है, फ्रॉम ई-काइट ऐप। ठीक है, आप कमेंट में लिख के डाउट बता सकते हो बच्चों, डाउट पूछ सकते हो अभी। सर एग्जाम्पलर अच्छी है या फिर यू लाइक? यू लाइक नहीं करना है अभी, एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर। बेस्ट रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड मॉड्यूल, देन फाइनली मॉड्यूल। और ये क्या पूछा है आर्यन जैन ने, पीए इज इक्वल टू 1/3 पीबी इज इक्वल टू ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है बेटा आर्यन, इसका पहले डेफिनेशन दो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर लास्ट क्लास में एक डाउट पूछा था किसी बच्चे ने कि फाइंड देयर आर टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 12 एंड एलसीएम इज 144। तो सर हाँ। उसमें आपने जो सॉल्व किया था सर एक बार फिर से बताना, क्योंकि मुझे उसमें एक डाउट पूछना था। मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल जो है ना वो दे दिया गया है आप लोगों को, एक्सेस पूछ लेना, मैम से पूछ लेना। ठीक है, क्या कहा था एलसीएम क्या था? 12। LCM is 144 and HCF is 12। हाँ, तो नंबर जो है ना 12। तो सर इसमें हाँ सर एक बार इसे सॉल्व करना, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ डाउट था। नंबर 12A 12B ले लो, दो नंबर जो है ना उनको 12A 12B ले लो, क्योंकि HCF 12 है और A और B को प्राइम नंबर्स हैं, तो 12A 12B ले लो। अब इसका जो है ना एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 12AB। ठीक है, दो नंबर्स का 12A, 12 टाइम्स A 12 टाइम्स B का एलसीएम हो जाएगा 12 टाइम्स AB। होता ही है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद A और B, तो AB मल्टीप्लाई करती है। अब ये 12AB एलसीएम जो है 144 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो AB की वैल्यू 12 हो गई। अब AB की वैल्यू 12 है तो A और B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो केसेस बनेंगे, जैसे A 4 होगा B 3 होगा, है ना। A 3 होगा तो B 4, सॉरी A 6 होगा तो B की वैल्यू 2 हो जाएगी, या A की वैल्यू इतना ही तो होगा सर बस। इसी में डाउट A इक्वल टू B, A इक्वल टू 6 और B इक्वल टू 2, लेकिन सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि A और B तो हमारे को प्राइम्स होने चाहिए ना, वरना सर ऐसे केस में HCF तो 24 हो जाएगा ना, अगर A और B की वैल्यू 6 और 2 हो गए तो। इसको हाँ, ये वाला केस आई थिंक ये वाला केस नहीं लेंगे, सॉरी ये वाला केस लेंगे ही नहीं, हाँ, क्योंकि क्योंकि 6 सर और 2 लास्ट टाइम मुझे लगा था कि हाँ ये केस नहीं लेंगे, यही डाउट था। थैंक यू सर। हाँ, A और B जो है ना, ये A और B को प्राइम होने चाहिए यहाँ पर, तो A और ये 6 और 2 नहीं लेंगे केस। ठीक है, ओके सर, तो थैंक फिर यू। हाँ यही एक और डाउट क्या हो सकता है, और भी कुछ होगा, 12 और 1, 12 1 ये एक केस हो सकता है, 3 केसेस, सॉरी 2 केसेस हो सकते हैं, ये वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला केस नहीं लेना। हाँ जी बताओ, और किसको क्या इज 11 पावर, अरे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो समझ में आ गया बच्चे, लेकिन ये बताओ ना मुझे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये होता क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तुम्हें पता है क्या होता है, कि ऐसे ही टाइम पास करो, टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हो मुझसे? मैं तो बता दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन तुम बताओ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। मैं चाहता हूँ क्लास जो है ना वो डिसिप्लिन रहे, फोकस्ड रहे, ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आ गए। तो पहले ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं पता है तो मैं तो अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है बच्चों, तो डाउट पूछ सकते हो आप लोग। एक है 11 पावर 122 प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 7। ओके, 11 की पावर 122 प्लस 4, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करना है हमें। ओके देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बताओ अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें।
इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। ये पता है तनिष्क, तुम्हें ये पता है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकलेगा इसका? ये तो मैंने अभी कराया नहीं है, वो है मॉड्यूल में तो तुम्हारे है, लेकिन ये चीज मैंने कराया नहीं है अभी, है ना। तुम्हारे ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बट ये मॉड्यूल में है, मैंने कराया नहीं है अभी। तो 11 पावर 122 जो है बच्चों, 11 को तुम 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 4, और 4 की पावर 122, तो इसको 11 से डिवाइड करने पे 4 की पावर 122 रिमाइंडर आएगा, है ना, सॉरी 122, फिर 4 है। फिर इसको तुम लिख सकते हो 4 की पावर में 2 6 1, 4 की पावर 8 ना, 16 की पावर है ना, इस तरीके से 16 पावर 61 लिख सकते हैं प्लस 4। फिर इसको 7 से डिवाइड करो तो ये 2 पावर 61 बन जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर और प्लस 4 आ जाएगा। फिर 2 पावर 61 है तो इसको 2 पावर हम लिख सकते हैं 3 और होल पावर लिख सकते हैं 20 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 2 पावर 8 होता है, 2 पावर 3 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 4 6 आएगा, 6 आएगा रिमाइंडर इसका। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा, मतलब डिविजिबल बाय 7 नहीं है ये, ठीक है, डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो 11 को 7 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 की पावर 122 बन जाएगा। फिर 4 पावर 122 को लिख दिया 16, 4 की पावर 2 और 61 है ना, 16 को फिर 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 पावर 61 प्लस 4। फिर इसको लिख दिया 2 पावर 3 और 20, मतलब 60 और 2 पावर 1। आई होप, मुझे नहीं लगता है समझ में आया होगा, अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, ऐसे कुछ भी मैं बोल दूंगा तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो ये फाइनली ये नंबर जो है 1 आ जाएगा, 2 प्लस 6। ये एक्चुअली होता क्या है, ये नंबर जो है ना, इस नंबर को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा, इस नंबर को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना, तब जाके ये तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये एक क्लास पूरा लगेगा, ये पूरा 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अभी मेरे ख्याल से आंसर इसका बस समझ लो कि इसका आंसर जो है वो नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7 बिकॉज रिमाइंडर 6 आ रहा है। हाँ बोलो सर। आदित्य ने एक चैट बॉक्स पे लिखा है क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में 6 और टिल 20 तक है, एंड q इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 5 और टिल 19, देन HCF ऑफ p एंड q इज। तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, p को देखो, p में एक्चुअली क्या कर सकते हो तुम, 2 कॉमन ले लो सब में से, मतलब 2 देखो 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा जो p में है ना। 2 4 में भी एक 2 है, 6 में भी है, फिर 2 4 6 8 होगा आई थिंक, है ना। इस तरीके से कितना 10 बार आएगा, है ना, आदित्य वर्मा ने जो लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो 10 बार आएगा 2, और फिर बचेगा क्या, 1 इंटू 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, से लेकर के कहाँ तक, 10 तक बचेगा। आई होप समझ में आ रहा है ये। रुको, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से हमने सब में से 2 निकाल दिया, 2 में से भी 2 निकाल दिया, 2 में 4 में से भी 2 निकाल दिया, 6 में से भी 2 निकाल दिया, और 20 में से भी 2 निकाल दिया, तो 10 बार आ जाएगा 2। और Q जो है बच्चों वो है 1 3 5 7 9 से लेकर के 19 तक। आई होप क्लियर है ये। HCF निकालना है, देखो HCF क्या होगा, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 कहीं तो आएगा इसमें, 5 कहीं तो आएगा इसमें, तो 5 यहाँ भी है ना। कहाँ तक जाएगा, 9 भी आएगा, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। ये हो गया इसका HCF, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। देखो ध्यान से, इसमें ये फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें तो खाली ऑड नंबर्स हैं 1 3 से लेकर के 19 तक, और इसमें जो है 2 पावर 10 है, और उसके बाद 1 2 3 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। तो भाई 3 तो दोनों में है ना, 5 तो दोनों में है ना, 7 तो दोनों में है ना, 9 तो दोनों में है ना, 11 नहीं है, 11 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो नहीं आ जाएगा, नहीं होगा। आई होप नहीं आया समझ में। अरे ये फैक्टर लिया है कॉमन, देखो ध्यान से, उसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 है, 2 इंटू 4 इंटू 6 से लेकर के 20 तक है। तो ये 2 हमने इसमें से एक 2 निकाल दिया, इसमें से एक 2 निकाल दिया, इसमें से एक 2 निकाल दिया, और इसमें से भी एक 2 निकाल। कितनी बार 2 निकलेगा, 10 बार निकलेगा, ठीक है। बचेगा क्या, 1 2 3 से लेकर के 10 तक। और फिर उसके बाद जो Q है वो ये है 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर्स। तो दोनों में HCF होता क्या है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो 3 है ना, कॉमन तो 5 है, कहीं तो आएगा ना, यहाँ पर 5 आएगा ना, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से। तो 5 आएगा, 7 आएगा।
अरे पीयूष ठाकुर, ये एवरेज का क्वेश्चन कहाँ से ले आए तुम? नहीं आया समझ में अभी तक समझ में नहीं आया पी क्यू वाला क्वेश्चन? देखो पी क्यू क्वेश्चन, पी क्या है फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सर नॉट इन ऑप्शन, इट विल बी 9 इन द ऑप्शन। सर आ गया सर, आप अपना नंबर दे दीजिए डाउट के लिए। डाउट के लिए तुम बच्चे इसी में पूछो ना, डाउट के लिए नंबर की क्या जरूरत है? अरे ये बता तो दिया 11 पावर 122 प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 7, नहीं है इतना तो एक्सप्लेन किया मैंने। ये एवरेज का क्वेश्चन पूछा है किसने? एवरेज का क्वेश्चन पूछा है, एवरेज का क्वेश्चन खुद से करो, ये सब चीजें मुझसे पूछोगे। एवरेज ऑफ 13 पेपर, पीयूष ठाकुर, पिछले साल वाला बच्चा है ये पीयूष ठाकुर। क्या ये बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? और किसी को कोई डाउट है बच्चों? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। मैथ्स मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा है, मैम से कॉल कर देना, मैम बता देंगी। ओके बच्चों ठीक है, फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो सर, आपने जो अभी क्वेश्चन बताया उसमें ऑप्शंस में ये है ही नहीं, 3, 5, 7 और 9। क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, रुको एक बार देख लेता हूँ फिर से, रुक जाओ। नो सर, उन सब का प्रोडक्ट होगा ना, उन सब का प्रोडक्ट होगा। अरे तो मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं दे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे ना, वो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। वो तुम्हें मल्टीप्लाई तो खुद से करना होगा। 3, 5, 7, 9, 5 3 जा 15, 15 7 जा। ओके हाँ, मल्टीप्लाई करके निकाला, 3 × 5 × 7 × 9 करके देखो, जो भी आंसर आ रहा है वो कर लेना। तो चलो बच्चों ठीक है, ओके गुड नाइट। और देखो एक बात और बता दूं मैं, इरेलीवेंट डॉट्स मत पूछो। जैसे अब जो काम की चीजें हैं, जो हम जो चीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड डॉट्स पूछेंगे। अब जैसे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, वो बच्चा मतलब उसने पूछा नहीं, फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ उसने बताया नहीं मुझे कि क्या होता है। तो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, सीरियसली जो चीज आप करके आते हो, जो चीज आप पढ़ते हो, उस चीजों से रिलेटेड डॉट्स पूछो। ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर कर रहे हैं ना बच्चों, अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर पूरी जिंदगी में 2-3 साल तक ये करते रहोगे ना, तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है, इतना डेप्थ होता है। तो ऐसे रैंडमली इधर उधर मत भागो कि ये भी करना है वो भी करना है। फोकस्ड होकर के स्टडी करो। कुछ भी रैंडमली ऐसे पूछोगे तो फिर तो हो गया, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। ओके गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। आप लोग तब तक प्रैक्टिस करना, कल डीपीपी मिलेगी आप लोगों को, वो प्रैक्टिस करना है घर पे। बाय।